One of the main points of Swadeshi Vision is to support MSME sector and startups in the country. We know about 70% of Bharat lives in villages. However, rural areas can be made self-reliant. To discuss the same, we are fortunate to have amongst us Shri Raj Nehru ji, Vice Chancellor, Shri Vishwakarma Skill University, Haryana, who also has vast experience of serving the industry as General Manager IBM, Director HR, Schneider Electric, and Associate Director with Concentrix India. A person with passion and deep desire to serve humanity. May I now invite Shri Raj Nehru ji to please present his keynote address. Shri Raj Nehru ji, please. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ जी, ऑडिबल है जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और सबसे पहले तो आदरणीय कश्मीरी लाल जी, सतीश जी, आदरणीय BL संतोष जी तथा डॉक्टर भगवती प्रसाद जी तथा जितने भी आज महानुभाव आज इस कॉल पे इस दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में इस सम्मिलित हुए हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी डिजिटल मॉडल से, मैं उन्हीं सब लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं आज के इस दिन की। ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने भारत की जो सोच है उसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल के साथ कनेक्ट कर दिया था। हमारे यहाँ जैसे भगवती प्रसाद जी ने पहले भी कहा कि 70s के दशक में भी इसका प्रयास किया गया था, परंतु जिस प्रयास की पूर्ति 98 में जब आदरणीय वाजपेयी जी के लीडरशिप में हुई थी, उस पीरियड ने एक जो एस्पेक्ट था वो था जो हमारी DNA में करेज और हमारी DNA में सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिसाइसिवनेस एंड डिपेंडिंग ऑन द सेल्फ क्रिएटेड टेक्नोलॉजी, उस एस्पेक्ट को उजागर किया था। और उस उजागरता से जो आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ था, फिर चाहे वो स्पेस के अंदर, मिसाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर या और भी विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज को जिनका हमने अनुसरण किया, उसके मार्ग हमारे भारत में प्रशस्त हुए और आज उसी का एक फलस्वरूप हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि भारत की उस सेल्फ डिसाइसिवनेस की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है। हालांकि उस पीरियड में कितने भी एम्बार्गोज लगाए गए थे भारत के ऊपर, लेकिन अगर हम उसका ध्यान से क्लोजली अध्ययन करें तो 6-7 महीने के अंदर ही वो सारे के सारे एम्बार्गोज यूनाइटेड स्टेट्स को हटाने पड़े थे, क्योंकि भारत की जो क्रेडिबिलिटी थी और भारत का जो अप्रोच था न्यूक्लियर डेटरेंस का, जो डॉक्टर भगवती प्रसाद जी ने भी बताया, वो न्यूक्लियर डेटरेंस का सिंबोलिज्म भी उसका जो उन्होंने उस मिशन का उस समय नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, जिसके द्वारा एक मैसेज भी पूरी दुनिया को गई थी कि हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट है, इसका इंटेंशन किसी के ऊपर अटैक करने का नहीं है, इसका इंटेंशन किसी को हार्म करने का नहीं है, ये हमारी डेटरेंस अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है और ये बहुत ही प्रेरणा सूत्र दिन है और ये हमारे युवाओं के लिए और नई नस्ल के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट यादगार है कि कैसे देश को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अपनी करेज से और अपनी एफर्ट से। परंतु मेरे बहुत सारे साथियों ने कई बार कहा कि इस प्रकार से भारत को सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, भारत अपने ऊपर खुद आत्मनिर्भर हो। लेकिन मैं बहुत लोगों को कई बार बताना चाहता हूं, मैं आज भी ये बात यहाँ रखना चाहता हूं इस माध्यम से कि सेल्फ रिलायंस भारत की DNA में है। अगर हम भारत का इतिहास उठा के देखें और अगर हम देखें कि पिछले 2000 साल पूर्व भारत का इतिहास कैसा रहा है, मैं उससे पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि जो इतिहास एंगस मैडिसन ने हमारे सामने दर्शाया है, जब एंगस मैडिसन ने पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक सर्वे किया और उस इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने भारत को किस प्रकार से दर्शाया, तो हमारे सामने एक बड़ी हैरानी वाली बात आती है। जो भारत में बहुत सारे युवाओं को शिक्षा के अभाव से, जिस प्रकार की शिक्षा हमें प्रोवाइड की गई है, उस शिक्षा में भारत की जो वास्तविक परिस्थितियां थी, वास्तविक स्टेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, वो बताई नहीं गई। जो एंगस मैडिसन ने अपनी रिपोर्ट में बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट सेंचुरी AD से लेके अप टू 17th सेंचुरी तक भारत का जो टोटल GDP में कंट्रीब्यूशन था वो करीब 33 से 35% का था। तो भारत के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि भारत के अंदर उस समय 1700 साल तक 33-35% की GDP थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर खोजने में बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि भारत कितना समृद्ध देश था और किन कारणों से समृद्ध था भारत के अंदर।
परंतु जो मुख्य रूप से मुझे समझ में आता है, भारत की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो उसके मॉडल के अंदर जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ थी उसकी डाइवर्सिटी। जिस डाइवर्सिटी के अंदर भारत कोएग्जिस्ट करता था और कोएग्जिस्ट करवाता भी था। ये रिलीजियस डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ थी, ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ थी, ये हमारी फिलोसॉफिकल डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ थी। मुझे याद आता है हमारे वेदों में एक बहुत प्रख्यात श्लोक है, प्लिंतोवा यंतु विश्वतः आर्यम। प्लिंतोवा यंतु विश्वतः आर्यम का अर्थ है लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। अब देखिए कितना सुंदर वाक्य है, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी एक कॉन्ट्रेरियन व्यू को भी भारत की शिक्षा पद्धति में एक्सेप्ट किया गया था। यानी एक ऐसा विचार जो मेरे विचार से मेल नहीं खाता, उस विचार की भी एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ थी। तो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस और जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज को भी अपने व्यूज के अंदर सम्मिलित करना, ये सबसे बड़ी भारत की स्ट्रेंथ थी, जिसने भारत के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फोरम्स को ट्रांसफॉर्म किया। और यही कारण था कि भारत के अंदर जिस प्रकार के शैक्षिक संस्थान बढ़े, चाहे वो नालंदा, तक्षशिला, सोमपुरा, उदांतपुरी, वल्लभी, शारदा, ऐसे कई हजारों इंस्टीट्यूशंस भारत के अंदर खड़े हुए, जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हजारों ऐसे स्कॉलर्स पैदा हुए। और वो स्कॉलर्स केवल भारत के नहीं, विदेशों से भी स्कॉलर्स भारत की ओर अट्रैक्ट होकर पहुंच जाते थे कि भारत में ऐसा क्या होता है, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार की इनोवेशन, जिस प्रकार की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस भारत के यहाँ से निकलती थी, वो बहुत ही निराली। और उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिबल फॉर्मेट था वो था कि हमारी जो डाइवर्जेंट को एग्जिस्टेंस, हम जो डाइवर्जेंस को और जो डाइवर्सिटी को कोएग्जिस्ट करने का जो हमारा प्रयास था, हमारे डीएनए के अंदर हमारा जो एक नेचर बना हुआ था, वो सबसे बड़ा रीजन था। और ये हमारे सारे चीजों के दृष्टिकोण में हमको मिलेगा, और यही हमारी वर्च्यू थी। आज अभी हमने देखा कि पोखरण के अंदर जब पोखरण का टेस्ट हुआ तो उसका भी नाम हमने स्माइलिंग बुद्धा दिया, क्योंकि ये स्माइलिंग बुद्धा ही हमारी डीएनए है। ये स्माइलिंग बुद्धा ये दर्शाता है कि भारत ने हालांकि अपनी इकोनॉमिक पावर दुनिया भर में थी, लेकिन कभी भी अपना मिलिट्री पावर दुनिया भर के ऊपर नहीं दिया। कभी भी भारत से कोई मिलिट्री दूसरे देशों के ऊपर हमला करने के लिए नहीं गई कि दूसरे देश भारत के अंदर आते थे। और मुझे याद है चाइनीज के एक एम्बेसडर जो यूनाइटेड स्टेट्स में थे, उन्होंने कहा था कि हियर इज अ सिविलाइजेशन दैट नेवर सेंट ए सोल्जर येट रूल्ड चाइना मेंटली, साइकोलॉजिकली, रिलीजियसली, फिलोसॉफिकली। आप देखिए चाइना के अंदर हमने कभी एक भी सोल्जर नहीं भेजा, लेकिन चाइना के अंदर 2000 वर्ष तक भारत की इन्फ्लुएंस रही, भारत की सोच की इन्फ्लुएंस रही। और जिसका कारण ये था कि चाइना से ट्रैवलर्स भारत आते थे, भारत के अंदर इन्फ्लुएंस होकर भारत को समझने के लिए इन्फ्लुएंस होते थे। तो ये एक सीकर्स का नेशन था। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, यहाँ फ्रीडम थी, आपके थॉट को एक्सपेरिमेंट करने की पूरी अपॉर्चुनिटी थी। और जिस प्रकार का शिक्षा का मॉडल बना, वो शिक्षा का मॉडल बना उन्हीं नियमों के आधार पर, उन्हीं संस्कारों के आधार पर, और उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था बनी, उस शिक्षा व्यवस्था के आसपास ही हमारी जीवन व्यापन की शैली भी बनी। और जिस जीवन व्यापन की शैली में इस प्रकार के संस्कार हो, वहां का इकोनॉमिक मॉडल भी ऐसा ही बनता है। और वहां पे इन्वेंशंस ऐसी आएंगी, वहां पे डिस्कवरीज ऐसी आएंगी। आप देखिए हमने अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, चाहे वो मेटलर्जी थी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी थी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी थी, चाहे वो मेटल साइंस था, चाहे वो ब्रिज मेकिंग था, केनाल मेकिंग था, टेक्सटाइल मेकिंग था। अब किसी भी क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में हम लोगों ने उन्नति की थी, और हर क्षेत्र में हमने जितनी उन्नति और जितने इन्वेंशन किए वो पूरी दुनिया के साथ शेयर किए। हमने कभी किसी चीज के ऊपर पेटेंट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा थॉट प्रोसेस था, उता वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को अपना एक परिवार समझते थे, और सबके साथ शेयर करना हमारा एक निहित जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, और भारत की वो बनी हुई थी। और इस कारण से जो हमारा इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल मॉडल बना, वो मॉडल बना नॉट ऑन अपरूटिंग द सराउंडिंग्स। आज जो हम देखते हैं वहां पे
जो इंडिविजुअल गेन है वो सबसे प्राथमिक प्रायोरिटी लेता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, परंतु जो भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था ये ओरिएंटेड था not based on uprooting the local communities. It was based on collective gain. It was based on progress for everyone. It was based on art of living nobly. So that is the reason हमारे यहाँ पे हर एक व्यक्ति समृद्ध था, हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति के पास पैसा था, हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति के पास धन था। इसीलिए भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी थी। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल भारत के अंदर फोकस रहा, जिसके अंदर संस्कारों का सबसे बड़ा मिश्रण था, ये इन आधारों पर हमारे यहाँ जो मॉडल बना उसमें एग्रीकल्चर और आर्टिजन और जो भी स्किल्स हम लोगों को आते थे वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहते थे, और इसका एक इंटीग्रेटेड मॉडल जिसमें संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें दूसरों के प्रति हमारे को जितनी जरूरत है नीड बेस्ड इकोनॉमी थी, ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी नहीं थी, और जितनी जरूरत थी उतनी जरूरत के अनुसार हम लोग प्रोड्यूस करते थे और बाकी लोगों के साथ शेयर करते थे, अब सेल करते थे। परंतु आज जब हम देखते हैं अपने सिचुएशंस के आसपास तो हमें दिखाई देता है कि आज का जो इकोनॉमिक मॉडल बना है, आज का इकोनॉमिक मॉडल मास प्रोडक्शन के ऊपर बना है, प्रोडक्शन पे मासेस नहीं है। आज कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोड्यूस किया जाए कम से कम लोगों के द्वारा। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने से अगर बहुत लोगों को उनकी नौकरियां चली जाएं, उनके लिविंग कंडीशंस खराब हो जाएं, तो हमें एक बार इसके प्रति तो सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्शन सिस्टम हमारे कैसा होना चाहिए। क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कोई इशू नहीं है, ये हमारा सर्वोप्रिय रहना चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी का अर्थ ये नहीं है कि सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस हो, वेल्थ केवल एक साइड चली जाए और एक लार्ज तबका हमारा वेल्थ के बगैर रहे। तो मुझे लगता है ये भी एक जो भारत के जो नियम थे, जो भारत के जो बेसिक मूल फिलॉसफीज थी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लोगों की बैलेंस्ड लाइफ थी, बैलेंस डाइट था, बैलेंस थिंकिंग थी, और उस बैलेंस के पर्सपेक्टिव से सोसाइटीज के अंदर डेवलपमेंट होती थी। परंतु क्या हुआ कि सारे का सारा फोकस हुआ टुवर्ड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के प्रति हमारी जो दृष्टिकोण है वो बदलती गई। लोगों ने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, और जब स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की ओर सबका ध्यान चला गया तो सारा समाज क्या हुआ, समाज सेल्फिश बनता गया, समाज के अंदर वैल्यूज की डिग्रेडेशन होती चली गई, और उसका इम्पैक्ट क्वालिटी पे भी पड़ा, उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे भी पड़ा, उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का, वो हमारे यहाँ से छूटता चला गया। और जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती गई तो हर किसी का ध्यान रहा मैक्सिमाइजिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मैक्सिमाइजिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन में इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी खड़ी होती गई, और जहां इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी खड़ी होती है वहां पे उसका दुरुपयोग होता है, लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता, और उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली वो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके दैनंदिन जीवन के ऊपर भी पड़ता है। मेरा आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब लोग कहते हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है, जब लोग कहते हैं कि नहीं इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ लोगों से कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, हु आर द रियल बेसिक बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ग्रोथ? अगर इस बेसिक बेनिफिशियरीज ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अर्निंग पर पर्सन को इंक्रीज कर सकती है। जैसे आज की डेट में अगर हम टेक्नोलॉजीज देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है, हमारा बिग डेटा है, हमारा IoT है, तो ये टेक्नोलॉजीज आज गांव के अंदर अप्रोप्रिएट तरीके से अगर इंक्यूबेट किए जाएं तो मुझे लगता है गांव के अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हम ला सकते हैं। सबसे पहले अब देखिए हार्वेस्टिंग होती है हमारे यहाँ पे, और हार्वेस्टिंग के अंदर अगर एक किसान को ये पता लग जाए कि मुझे हार्वेस्टिंग का डेटा लेकर कुछ एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़े, और ये पता लगा सकें एल्गोरिथम्स लगा के कि किस समय पे किस हार्वेस्टिंग का कितना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। अगर इस प्रकार के क्योंकि बहुत सारा डेटा आज हार्वेस्टिंग का हमारे सामने है, लेकिन उसको एनालाइज करके उसके ऊपर एक्शन लेने वाले बहुत कम लोग हैं।
अगर मान लीजिए आज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से फील्ड की इमेजिंग की जाती है और फील्ड की इमेजिंग के आधार पर अगर एक फार्मर को ये पता लगता है कि किस प्रकार के पेस्ट आज उसके फील्ड को खाए जा रहे हैं, अगर सेंसर्स और सारी जमीनों के ऊपर लग जाएं, और उन्होंने लिखा कि स्वदेशी जो है इट इज नॉट विंडिक्टिव और प्यूनिटिव, आई कैन बाय फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट इज नीडेड फॉर माई ग्रोथ, बट I will refuse to buy from anybody anything, however nice or beautiful it is, if it interferes with my growth or injures those who nature has made my first place. अब देखिए हमें विदेशों से खरीदने में कोई परहेज नहीं है, एज लॉन्ग एज उस खरीदारी से मेरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को जॉब छोड़ना पड़ता है, बेरोजगार बनना पड़ता है, या उसके इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, ऐसी ग्लोबल परचेजेस या ऐसे ग्लोबल इंटरेक्शन नहीं चाहिए। तो इसलिए स्वदेशी के अंदर मूल संस्कारों का लाना, हमारे जो फंडामेंटल मॉडल्स थे उन फंडामेंटल मॉडल्स का अनुसरण करना और उतने ही पर्याप्त मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ हमारे इंटरेक्शन हो। आज जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज भारत में आना चाहती हैं, मुझे लगता है कि उन सबके ऊपर इस प्रकार के एम्बार्गो लगने चाहिए। अगर वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट से जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट से यहाँ से एक्सपोर्ट्स होने चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कम से कम तो वो रॉयल्टी भारत से लेके जाते हैं कम से कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार के निर्णय भारत सरकार को समय समय पर लेने चाहिए और टेक्नोलॉजी को पर्याप्त मात्रा में, कितनी मात्रा में हमें रूरल इंडिया में ले जाना चाहिए, क्योंकि रूरल इंडिया में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और उन स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद दुनिया बदल जाएगी, दुनिया लोकलाइजेशन की ओर ध्यान देगी, परंतु दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी सबसे बड़ी चैलेंज आज ये है कि लोकलाइजेशन के वो मैनेज करने के लिए उनकी जो डेमोग्राफी है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो उन देशों की ओर देखेंगे जहां पे डेमोग्राफी सपोर्ट करती है, और भारत सबसे बड़ा डेमोग्राफिकली समग्र देश है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रिडिक्टिव मेथड से हमें आज अपने असेसमेंट्स करनी चाहिए कि किस प्रकार के स्किल सेट्स की आवश्यकता आने वाले दिनों में है, और भारत उसके लिए अभी से तैयारी करे, क्योंकि आने वाले दिनों में चीन की सप्लाई चेन टूट के भारत के अंदर सप्लाई चेन बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। उसके लिए टेक्नोलॉजी और टैलेंट, इन दोनों की आवश्यकता है और सही पॉलिसी की आवश्यकता है। और भारत आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा कि गोल्डमैन सैच ने भी ये कहा है और बहुत सारी रिपोर्ट्स ने भी कहा है कि आने वाले 3-4 सालों में भारत नंबर 2 या नंबर 3 की स्थिति दुनिया में ले सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अगर कहीं पे त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय इंडिया।